नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की NCERT की सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र के अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग का अध्ययन करेंगे। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। बच्चों, जब हम लोग जनसंख्या वृद्धि पर कोई निबंध लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, तो हम उसमें लिखते हैं कि जनसंख्या किस तरह से हमारे देश में समस्या पैदा करती है। जनसंख्या हमारे देश पर एक बोझ है और हमारे देश पर एक दायित्व है। लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इसी जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो हमारे देश की जनसंख्या है या किसी भी अन्य देश की उसकी जनसंख्या है, उसको किस तरह से परिसंपत्ति में बदला जा सकता है, यही बात इस अध्याय में बताई गई है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। आप समझ गए होंगे कि जो हमारे देश की या किसी भी देश की जनसंख्या है, उसमें अगर हम शिक्षा के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में और चिकित्सा सेवाओं के रूप में निवेश कर दें तो वही जनसंख्या शिक्षित होकर, प्रशिक्षित होकर, स्वस्थ होकर हमारे देश के विकास में योगदान दे सकती है। इस पुस्तक के पहले अध्याय, जिसमें हमने पालमपुर की कहानी का अध्ययन किया था, हमने ये समझने का प्रयास किया था कि उत्पादन के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इनमें पहली है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत जल, वन, खनिज आदि आते हैं। भौतिक पूंजी के अंतर्गत 2 प्रकार की पूंजी होती हैं, एक स्थायी पूंजी और दूसरी कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में औजार, मशीन, भवन आदि आते हैं। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत कच्चा माल और नकद पूंजी आती है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं, जो है श्रम और इसके बाद है ज्ञान और उद्यम अर्थात मानव पूंजी। अब इन दोनों को हम देखें तो यह एक तरह से मानव पूंजी ही है। श्रम करने वाले लोग भी मानव हैं और जिनके पास ज्ञान है, जो धनी हैं, वह लोग भी मानव हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, वो है मानव पूंजी। क्योंकि भूमि जैसे कि जल है, वन है, खनिज है, और भौतिक पूंजी जिनमें औजार, मशीन, कच्चा माल और नगद पूंजी है, ये सब अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। जब तक इनको मानव उपयोग ना करे तब तक ये उपयोगी नहीं हो सकते। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि देश की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से अपने देश के विकास में योगदान दे सकती है, बशर्ते देश की जनसंख्या को शिक्षित किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। जिस प्रकार से भूमि
और भौतिक पूंजी उत्पादन के लिए संसाधन का काम करती हैं, ठीक उसी प्रकार से उत्पादन के लिए मनुष्य भी एक संसाधन है। और ये जो अधिक जनसंख्या है, ये अगर पूरी तरह से शिक्षित हो जाए, प्रशिक्षित हो जाए और स्वस्थ होकर देश के विकास में अपना योगदान दे, तो ये अधिक उत्पादन कर सकती है। ये विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश के उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे देश की जो अधिक जनसंख्या है उसका एक सकारात्मक पहलू भी है, लेकिन हम लोग उसको हमेशा अनदेखा करते रहते हैं। जब हम देश के लिए भोजन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं या स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि देश की जनसंख्या हमारे ऊपर बोझ है और हमारे ऊपर एक दायित्व है। और अगर इसको हमने एक मानव पूंजी में बदल दिया, तो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति ये जनसंख्या भी हमारे देश के लिए उत्पादन शक्ति में वृद्धि कर सकती है। मानव पूंजी में शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्ति अधिक शिक्षित होता है, अधिक प्रशिक्षित होता है और अधिक स्वस्थ होता है, वह एक अशिक्षित और एक अप्रशिक्षित और एक अस्वस्थ व्यक्ति से अधिक पैसा कमा सकता है और कमाता ही है, क्योंकि उसके कार्य करने की क्षमताएं कुछ ज़्यादा होती हैं। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। अर्थात जो व्यक्ति खुद शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है, स्वस्थ होता है, उसका लाभ उसको तो मिलता ही है, इसके साथ ही उसका लाभ उसके साथ रह रहे समाज के लोगों को भी मिलता है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। हमने आपको अभी बताया था कि भूमि हो, पूंजी हो, जिसके अंतर्गत मशीनें हैं, औजार हैं, कार्यशील पूंजी है, ये सब उपयोगी तभी ही होंगे जब मानव इनका उपयोग करेगा। ये अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। हम लोग ये मानते रहे हैं कि हमारे देश की अधिक जनसंख्या हमारे ऊपर एक बोझ है और हमारा एक दायित्व है,
लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व हो या बोझ हो। मानव पूंजी में अगर निवेश किया जाए तो इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। मानव पूंजी में अर्थात उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देकर किस प्रकार से उनको एक उपयोगी संपत्ति के रूप में बदला जा सकता है, इसको हम दो कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम शकल की कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद हम विलास की कहानी पढ़ेंगे। शकल की कहानी। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वो घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। इतना आप लोग समझ गए कि एक शकल नाम का लड़का है और उसकी आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला है जो कि घर का कामकाज करती है और उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की सहायता करता था और इसके साथ ही वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके एक चाचा भी थे जिनका नाम श्याम है। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली और वो घर पर बेकार बैठे थे। बूटा और शीला अर्थात उसके माता पिता, किसके माता पिता? शकल के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वो उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे। अर्थात शकल के माता पिता चाहते थे कि शकल स्कूल में जाकर पढ़े लिखे और इसके लिए वो उसको प्रेरित करते थे, जिसमें शकल ने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने, किसके पिता ने? शकल के पिता ने अर्थात बूटा सिंह ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। अर्थात वो और आगे पढ़ने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने अर्थात शकल के पिता बूटा चौधरी ने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया, पैसा उधार लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसको एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। अर्थात जिस पद पर पहले से वो काम कर रहा था उससे बड़े पद पर उसको पदोन्नत कर दिया, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। क्या काम किया था? उसने एक नए सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया था जिससे उस कंपनी की, उस फर्म की बिक्री बढ़ने में सहायता मिली। दूसरी कहानी है विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वो शकल के ही गांव में रहता था। शकल कहाँ रहता था? सेमापुर में। तो विलास भी सेमापुर में ही रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। मछुआरे अर्थात जो मछलियों को पकड़कर बेचते हैं। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वो जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। कौन बेचती थी?
विलास की माँ गीता क्यों बेचती थी? क्योंकि उसके पिता नहीं थे, तो अब परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसकी माँ को काम करना पड़ा। वो जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती। वो मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये ही कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। गठिया एक बीमारी होती है और इस रोग से विलास पीड़ित हो गया। उसकी माँ अर्थात विलास की माँ गीता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वो स्कूल भी नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि उसके पास साधन नहीं थे, उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। वो खाना पकाने में माँ की मदद करता था और अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। किस गांव में? श्यामापुर गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वो भी कम ही कमा पाता था। उसकी माँ कितना कमा पाती थी एक दिन में? 150 रुपये। तो उसी तरह से विलास भी कम पैसे ही उस गांव में कमा पाता था और अपनी माँ गीता की ही तरह मछलियां बेचने के लिए मजबूर हुआ। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके पास डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। अब आप ये समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और दूसरा व्यक्ति पढ़ नहीं पाया, तो इन लोगों में क्या अंतर आपने देखा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इन दोनों कहानियों को बताने का उद्देश्य क्या है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और पढ़ने लिखने के साथ साथ वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। उसने कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त की और अच्छी नौकरी प्राप्त की। और दूसरा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और पढ़ लिख भी नहीं पाया। इस कारण से उसे कोई अच्छा काम नहीं मिला और उसको मजबूरन वही काम करना पड़ा जो उसकी माँ करती थी। सकल के मामले में हमने देखा कि कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि सकल को क्या मिला। उसको पहली बात तो नौकरी मिल गई और उसके बाद उसको पदोन्नति मिल गई। बड़े पद पर काम करने का अवसर मिला। कैसे मिला? क्योंकि उसने शिक्षा प्राप्त की थी, वो स्वस्थ था। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। विलास अपनी माँ की ही तरह मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता रहा। इसलिए वो अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। अर्थात विलास भी अपनी माँ की ही तरह कम पैसा कमा पाता था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में ये निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। जिस तरह से हमने देखा
सकल की शिक्षा पर उसके पिता ने कर्ज लेकर निवेश किया। ये खर्च नहीं था, ये निवेश था। निवेश का अर्थ होता है जब हम किसी ऐसे कार्य में पैसा लगाते हैं जिससे हमें और ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद हो, तो इसको निवेश कहते हैं। तो सकल के पिता ने सकल की शिक्षा पर, सकल के स्वास्थ्य पर निवेश किया, तो इसका प्रतिफल उसको आगे जाकर मिला। लेकिन विलास के बारे में आपको मालूम है कि उसकी माँ उसके ऊपर निवेश नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास सुविधा नहीं थी। वो खुद इसके बारे में जागरूक भी नहीं थी और विलास की भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। इस कारण से इन दोनों के जीवन में बहुत अधिक अंतर हमें देखने को मिलता है। इन दोनों व्यक्ति कौन कौन? सकल और विलास की कहानी का अध्ययन करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। ये देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वो उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वो अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि सकल के माँ बाप थोड़े से शिक्षित थे और उनको अपने बेटे की शिक्षा पर ध्यान था, उन्होंने इसके लिए महत्व दिया। जबकि विलास के मामले में हमने देखा कि उसके पिताजी नहीं थे, माँ जीविका कमाने में लगी थी और खुद भी शिक्षित नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा शिक्षित होते हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं। और जो माँ बाप खुद भी अशिक्षित होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार से एक दुष्चक्र बन जाता है कि जो माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, उनके बेटे भी कम पढ़े लिखे या अनपढ़ ही रह जाते हैं। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, फिर भी ये देश विकसित और धनी देश हैं। वो अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं, अर्थात दूसरे देशों से प्राकृतिक संसाधनों को मंगाते हैं। इसके बावजूद भी जापान के लोग इतने धनी कैसे बन गए और उन्होंने इतना विकास कैसे किया? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। क्या किया उन्होंने कि वहाँ की जो जनसंख्या थी उसको शिक्षित किया, उनके स्वास्थ्य पर खर्च किया और उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। जापान के लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी के परिणाम स्वरूप ये देश विकसित बना और ये देश धनी बना। आप लोग समझ गए होंगे कि देश की जनसंख्या पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके शिक्षा पर जब निवेश किया जाता है तो इसका लाभ पूरे देश को मिलता है, जैसा कि जापान को मिला। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। आपने देखा होगा आपके परिवार में भी जीविका उपार्जन के लिए क्या क्या काम
किया जाता है। आपके पिता या माता या पालक क्या काम करते हैं? या तो वो कृषि कार्य करते होंगे या मजदूरी या फिर कहीं पर नौकरी करते होंगे, कोई व्यवसाय करता होगा। अलग अलग तरह के काम होते हैं जिनसे धन कमाया जाता है और उस धन से अपना जीवन यापन किया जाता है। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण शामिल है। तृतीयक क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। एक क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं, अर्थात इन क्षेत्रों से हम जो भी आय प्राप्त करते हैं, जो भी धन कमाते हैं, ये सब हमारे देश की राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। अर्थात हम जब पैसा कमाते हैं तो इसी से हमारे देश का विकास होता है। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन होता है। अब यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि आर्थिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक बाजार क्रियाएं और दूसरी गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं के अंतर्गत हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले में हमें आय प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है। और जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमें किसी प्रकार की आय नहीं होती है, जो सिर्फ हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी होती है, उसको हम गैर बाजार क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि आपने अपने खेत में कोई फसल उगाई और उसको आपने कहीं पर विक्रय नहीं किया, वो सिर्फ आपके उपयोग के लिए है, आपके परिवार के उपभोग के लिए है, तो उसको हम गैर बाजार क्रियाएं कहेंगे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। तो हमने देखा कि जो कार्य घर में किया जा रहा है, जैसे कि शकल की माँ शीला खाना पका रही है, बर्तन साफ कर रही है, कपड़े धो रही है, इसको हम गैर बाजार क्रियाएं कहेंगे, क्योंकि ये काम ऐसे हैं जिनसे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं होता है, लेकिन ये परिवार के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन शकल के पिताजी बूटा चौधरी खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और उसी पैसे से अपना परिवार चलाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो शकल के पिताजी बूटा बाजार क्रियाएं करते हैं और शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है, उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिसे वो परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले
महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। आप लोग समझ गए होंगे कि आपके घर में आपकी माता या दूसरे सदस्य जो घर का कामकाज करते हैं, खाना पकाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं आदि अनेक तरह के काम हैं, इन कामों को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता क्योंकि इनसे किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं नहीं होती। लेकिन आपके घर के जो सदस्य काम करके आय प्राप्त करते हैं उसको बाजार क्रियाएं कहा जाता है। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वो श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। उनके पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो महिलाएं घर के बाहर जाकर काम करती हैं, आय प्राप्त करती हैं, उनको भी हम बाजार क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अर्थात जो व्यक्ति शिक्षित है, जिसके पास अधिक कौशल है, वह ज़्यादा आय प्राप्त करता है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है, अर्थात उनको मेहनताना या मजदूरी कम दी जाती है। किससे कम दी जाती है? पुरुषों से कम दी जाती है। अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती और कानूनी सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश अर्थात जब कोई महिला बच्चों को जन्म देती है उस समय जो अवकाश दिया जाता है उसको प्रसूति अवकाश कहते हैं। शिशु देखभाल अर्थात बच्चों की देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तथापि उच्च शिक्षा, अब यहाँ पर जो महिलाएं उच्च शिक्षित होती हैं, जिनके पास अच्छा कौशल होता है, उच्च कौशल होता है, ऐसी महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। अर्थात अधिकतर महिलाएं आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नौकरी करते हुए मिलेंगी। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। अर्थात जनसंख्या की गुणवत्ता जो निर्धारित होती है वह होती है साक्षरता दर से, जीवन प्रत्याशा से और व्यक्तियों के स्वास्थ्य से, और इसके साथ ही उनमें किस तरह का कौशल है, किस तरह का स्किल है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। अर्थात अगर सकल को शिक्षित नहीं किया जाता तो क्या वो इतना अच्छा वेतन पाता, इतनी अच्छी नौकरी उसको मिलती नहीं। शिक्षा ने सकल के लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास के लिए भी शिक्षा का योगदान है। शिक्षा राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में
वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपये से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपये हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% बजटीय अनुमान हो गया। इसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया है। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि ये नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.16% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है जबकि बिहार में 62% ही है। वर्ष 2015-16 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.4 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर ने कमज़ोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की ये एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि 2017-18 में एवं 30% 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया है। ये विश्व औसतन का 26% से मिलती जुलती है। ये रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में
महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है, अर्थात कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्थान हो, उसका उद्देश्य होता है कि वो अपने लाभ को अधिकतम करे। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म या कंपनी ऐसे व्यक्ति को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएं? कोई भी कंपनी हो, वो किसी बीमार व्यक्ति को अपने संस्थान में काम पर नहीं रखेगी। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री हो या पुरुष हो, संगठन के समग्र विकास में अपना अधिकतम योगदान देने के लिए सक्षम नहीं हो सकता। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। अर्थात जितने भी देश हैं वो अपने नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजना चलाते हैं और उनका उद्देश्य होता है कि उनकी जो जनसंख्या है, जो नागरिक हैं उनके देश के, वो सभी स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहकर देश के विकास में अपना योगदान दें। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। पिछले वर्षों में हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो वृद्धि हुई है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से हमारे देश में एक स्वस्थ जनशक्ति का निर्माण किया गया है। इन उपायों को अपनाने से हमारे देश में जीवन प्रत्याशा बढ़कर 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई। जीवन प्रत्याशा अर्थात व्यक्ति के जीवित रहने की औसत आयु। शिशु मृत्यु दर 1951 से 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई। मृत्यु दर अर्थात 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ये मृत्यु दर 1951 में 147 थी, जो कि 2016 में 34 पर आ गई है। अर्थात पहले 1000 बच्चे जन्म लेते थे तो उनमें से 147 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब 1000 में से 34 शिशुओं की मृत्यु होती है। इस अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.4 और मृत्यु दर 6.4 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। अर्थात जब शिशुओं के संक्रमण से रक्षा होती है और माताओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और उनको उचित पोषण दिया जाता है, तो ऐसा करने से शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल हैं। बेरोजगारी। शकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी।
हमने पढ़ा था अभी शकल की कहानी में कि शकल की माँ शीला घर का कामकाज करती है, बर्तन साफ करती है, खाना पकाती है, साफ सफाई करती है, कपड़े धोती है। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते हैं। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। आप समझ गए होंगे कि बेरोजगारी कब कही जाती है? जब काम करने के लिए व्यक्ति तैयार है और उसको काम नहीं मिल पाता, अर्थात मजदूरी की जो दर प्रचलन में है उसी दर पर व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। शीला अर्थात शकल की माँ अपने घर में ही काम करती है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं। जीतू और सीतू शकल के भाई बहन हैं। ये बहुत ही छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती और ना ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वो लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है, अर्थात ऐसे लोगों को हम बेरोजगार नहीं कह सकते जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है और 59 वर्ष से अधिक है। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन दोनों की आयु 15 वर्ष से कम है। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है। वो घर में बर्तन धोती है, खाना पकाती है, घर की साफ सफाई करती है और बच्चों की देखभाल करती है। शकल की माँ शीला अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है। उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि ऐसे लोग जो मजदूरी पाने के लिए तैयार हैं और उनको मजदूरी नहीं मिलती उनको बेरोजगार कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि शीला इस तरह का काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। शीला की रुचि घर के काम करने में ही है। शकल के दादा दादी और नाना नानी जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी आयु भी 59 वर्ष से अधिक होगी। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। अर्थात हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी है उसके भी दो प्रकार हैं, ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। इन दोनों में अंतर पाया जाता है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। आपने देखा होगा कि कृषि कार्य में कभी कभी कुछ ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है और कभी कभी कम लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसे में इस तरह की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई होती है, कटाई होती है, निराई होती है और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता, इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। उनके पास भूखंड होता है, अर्थात खेती का टुकड़ा होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें
8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त होते हैं जिनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये तीनों इसी खेती पर काम करते हैं जिस पर ये 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा दिया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा दिए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर इन तीनों अतिरिक्त लोगों को उस जगह से हटा दिया जाए, उस काम से हटा दिया जाए, तो खेत की उत्पादकता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता होती है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। मानकर चलिए कोई 10 हेक्टेयर भूमि का खेत है और उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, जबकि उसमें आवश्यकता है 5 लोगों की। अगर उस भूमि पर 8 लोग काम करते हैं तो भी उत्पादन उतना ही होगा जितना कि 5 लोगों के काम करने से होगा। इस तरह से हम देखें कि जो 3 लोग हैं वो अतिरिक्त वहाँ पर लगे हुए हैं, वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है, अर्थात शहरों में शिक्षित बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है, अर्थात जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ज़्यादा बेरोजगारी देखी गई है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। अर्थात कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है, तकनीकी कौशल वाले व्यक्तियों की ज़रूरत है, उनकी कमी महसूस की जाती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध होते हुए भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। एक पढ़ा लिखा युवक अगर बेरोजगार बैठा है तो उसमें निराशा और हताशा की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लोगों के पास परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं, ये एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। ऐसे लोग जो शिक्षित लोगों के साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं परंतु उनके लिए रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, इस तरह से यह एक सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत लोगों पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है, अर्थात परिवार का कोई एक व्यक्ति रोजगार से कमा रहा है तो उसको अपने परिवार के अन्य बेरोजगारों का भी खर्च उठाना पड़ता है। इस तरह से बेरोजगार व्यक्ति रोजगार वाले व्यक्ति के ऊपर बोझ होते हैं। किसी व्यक्ति के साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। जिस परिवार की आय कम होती है उनके स्वास्थ्य में गिरावट आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते और उनके बच्चे भी स्कूल से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है।
बेरोजगारी से मानव संसाधन की बर्बादी होती है जिनको उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। देश के इन बेरोजगार युवकों को अगर सही ढंग से नियोजित नहीं किया जा सका तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर दायित्व बन जाएंगे। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वो पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वो काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं। अर्थात सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर को निम्न बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कम पैसा कमा पाते हैं या बहुत ही कम उत्पादन कर पाते हैं और उनको भी हम नियोजित व्यक्ति या रोजगार प्राप्त व्यक्ति मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो काम तो कर रहे होते हैं पर ऐसा लगता है कि ये काम वो मजबूरी में कर रहे हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद करते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। जो बेरोजगार व्यक्ति है और गरीब है वो बेकार नहीं बैठ सकता, वह कम मजदूरी भी मिले तो भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपना पेट पालना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। हम देखते हैं कि एक पूरा परिवार खेत के टुकड़े पर मिलकर काम करते हैं और उससे जो भी उत्पादन होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। इससे ऐसा लगता है कि उनकी बेरोजगारी समाप्त हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतने लोगों की आवश्यकता उस खेत में नहीं होती है जितने लोग उसमें लगे हुए हैं। इससे उनकी गरीबी कम नहीं होती और जब भी मौका मिलता है ये ग्रामीण शहरों की ओर जाकर पलायन करते हैं और वहाँ पर काम ढूंढते हैं। आइए अब हम उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में चला गया। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आई हैं। आइए ये जानने के लिए एक कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। एक गांव की कहानी। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उसके सदस्य खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में
प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वो कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। वो इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिसमें गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वो अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वो सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल लिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। अब वो गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इसी तरह दर्जी का काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। ये समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थीं। अब वो अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वो गांव जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। ये एक साधारण गांव की कहानी थी, जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती हैं। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहां रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।